ये वीडियो क्लास 12 के लिए है और एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सिलेबस के बारे में चर्चा किया जाएगा कि क्लास 12 की जो बायोलॉजी है उसमें कितने लेसन्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको जानने चाहिए। ठीक, तो एक्चुअली जो क्लास 12 का जो बायोलॉजी का सिलेबस है, जो एनसीईआरटी स्पेशली हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी बुक के बारे में, तो उसमें जो टोटल है 16 लेसन्स हैं। ठीक है, टोटल 16 लेसन है उसमें, और इन टोटल 16 लेसन में क्या है 5 मेन टॉपिक्स हैं और उसी टॉपिक्स को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो टॉपिक्स क्या है वो पहला देखिए यहाँ पे जो इकाई मैंने लिखा है या यूनिट जो है, तो टोटल क्लास 12 के जो मतलब मेन जो सिलेबस है वो 5 यूनिट्स है। ठीक है, 5 हेडिंग है और इसी 5 हेडिंग्स को मतलब उसके 5 हेडिंग्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं उनको अलग अलग लेसन के रूप में कर दिया गया है। जैसे जो पहला जो मेन टॉपिक है वो है क्या, जनन या रिप्रोडक्शन। ठीक, अब जनन या रिप्रोडक्शन तो एक्चुअली क्या है, देखिए अब इसको आप कैसे इजी बनाएंगे, कैसे आपको मतलब कि अंडरस्टैंडिंग है क्या आपको होना चाहिए। तो देखिए पहला टॉपिक है जनन, दूसरा जो इकाई है वो आनुवांशिकी तथा विकास। ठीक, थर्ड जो इकाई है वो है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, और जो फोर्थ इकाई है वो है जैव प्रौद्योगिकी, और जो 5वीं इकाई है वो पारिस्थितिकी। ठीक है, तो टोटल आप देख रहे हैं कि इसमें 5 मेन टॉपिक है और 5 मेन टॉपिक्स में ही लेसन डिवाइड कर दिए गए। जैसे कि जो पहला जो मेन टॉपिक है वो है जनन या रिप्रोडक्शन, और उसमें आपको पढ़ना है जनन की, आपको एक कॉमन एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जनन किसको कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, क्या है जनन ये, और इसमें 4 लेसन दिए गए हैं। पहला क्या है, जीवों में जनन, नॉर्मली रिप्रोडक्शन अलग अलग जीवों में कैसे होता है उसके बारे में। फिर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगला जो है वो है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और जनन स्वास्थ्य। ठीक, तो ये टोटल 4 चैप्टर है और टॉपिक सिर्फ एक ही है जनन। अब उसी को 4 लेसन में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, अगला जो है अनुवांशिकी तथा विकास, इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं, 5 लेसन 6 और लेसन 7। और अगला जो इकाई है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, मतलब ऐसे मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए जो भी वेलफेयर है, जो भी कैसे जीव विज्ञान मानव के लिए उपयोगी है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें 3 चैप्टर्स हैं, लेसन 8, लेसन 9 एंड लेसन 10। अगला जो है जो टॉपिक मेन टॉपिक है वो है आपका जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, इसमें सिर्फ 2 चैप्टर हैं। और लास्ट जो टॉपिक है वो पारिस्थितिकी, इसमें 1, 2, 3, 4 चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं 4 चैप्टर, रिप्रोडक्शन में, अनुवांशिकी तथा विकास में 3 चैप्टर, मानव कल्याण में जीव विज्ञान के लिए 3 चैप्टर, और जैव प्रौद्योगिकी में 2 चैप्टर, और फिर पारिस्थितिकी में टोटल है आपके 4 चैप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 5 इकाई हैं या यूनिट्स हैं, और उसी एक यूनिट्स में किसी में 4 चैप्टर है, किसी में 3 चैप्टर है, किसी में 2 चैप्टर है। ठीक है, अलग अलग उसको डिवाइड कर दिया गया। तो आज जो है हम लोग पहले सिर्फ देखिए मैंने सिर्फ इस लेसन का नाम लिखा है, और फिर यहाँ पे जब भी मैं आपको अलग अलग यूनिट पढ़ाऊँगा, एक लेसन जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं ये प्रयास करूँगा कि जो उसके मेन पॉइंट्स होते हैं उसको मैं सिर्फ आपको डिटेल में दूँ, और जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझाने का प्रयास करूँ कि यदि वो उस मेन पॉइंट के आधार पर ही आप एग्ज़ाम में उसको लिख पाएँ। क्लियर है? तो देखिए पहला आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो पहला इकाई है जिसको जनन बोलते हैं, और इसमें 4 लेसन उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो यूनिट है उसका नाम है जनन। जनन जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक, तो जनन और रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है, जब कोई भी जीव होगा, जीव मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, या कोई पौधा भी हो सकता है, कोई जंतु भी हो सकता है, उसमें जीव भी हो सकता है। और ये जनन जो होता है वो जीवों का लक्षण है, जीवों का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि मतलब ये जीव होते हैं वही संतान उत्पन्न करते हैं, वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। तो जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। तो सबसे पहले की स्टूडेंट की जो भी मेन टॉपिक है उसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। डायरेक्टली आपके एग्जाम में कोई जनन क्या है, या अनुवांशिकी क्या है, विकास क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव कौन कौन से, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, या पारिस्थितिकी क्या है, ये तो मेन टॉपिक है। ठीक, तो जनन का अर्थ आप लोग लिखेंगे कि जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ऐसा संतान उत्पन्न करते हैं। ओके, आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू यंग वंस और ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मतलब कि जीव जब अपना संतान उत्पन्न करता है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं।
अब यहाँ पे मान लीजिए कि ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स अपना संतान उत्पन्न कर रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई धान का पौधा है, धान के पौधे में आप देखते हैं ढेर सारे सीड्स, धान उसमें उग जाते हैं, उसके सीड, और फिर वही धान जब नीचे ज़मीन पे गिरता है फिर उससे नया पौधा उग जाता है। तो ये भी क्या कर रहा है? जनन कर रहा है। ठीक, आप देखेंगे कि मान लीजिए गुलाब का पौधा है, गुलाब का पौधा कहीं लगा, आपने स्टेम को काट दिया, स्टेम को काट के फिर ज़मीन में कहीं लगा दिया, उससे भी एक नया पौधा उग गया। तो क्या है? ये जनन है। तो मान लीजिए आम, मैंगो आपने खाया, मैंगो का फल आपने खाया, जो उसका अंदर का सीड होता है वो आपने कहीं फेंक दिया और उससे भी एक नया पौधा उग गया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि किसान लोग बहुत से सीड्स को जो है मतलब कि ज़मीन में उसको सोविंग करते हैं, बोते हैं, उससे नया पौधा उग जाता है। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग मेथड है। मान लीजिए पौधों में नॉर्मली सीड्स के द्वारा हो रहा है, और भी बहुत से मेथड्स होते हैं। ऐसे जो भी जंतु हैं, मान लीजिए डॉग है, ह्यूमन बींग्स है और गाय है, जितने भी गाय है, बकरी है, जितने भी आप देखते हैं सब संतान उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मानव तक सीमित है या मतलब पौधों तक सीमित है। तो ये जो जनन होता है वो सभी जीवों में होता है। क्लियर है? ठीक, तो इसका आपको पहला आपको और समझना है जनन क्या है। तो मैंने आपको बताया इसकी आपको परिभाषा मालूम होनी चाहिए। जीवों द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। क्लियर है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस, दैट इज ओनली, इतना ही आपको जानना। ठीक, अब यहाँ पे जो है देखिए पहला जो दिया गया है, पहला जो लेसन है जीवों में जनन। अब इसमें क्या स्टूडेंट बताया गया है, मैं आज आपको सिर्फ ये 4 जो लेसन है उसका सिर्फ आपको बेसिक आइडिया बताऊंगा, कि जिससे आपको ये वीडियो में आपको सिर्फ मतलब कि ये टोटल इकाई की हम चर्चा करेंगे। जनन और जनन से रिलेटेड 4 जो चैप्टर की एक्चुअली इसमें पढ़ना क्या है। ठीक, तो देखिए एक्चुअली जीवों में जो पहला लेसन का नाम है जीवों में जनन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब इस चैप्टर में ये बताया गया कि जनन का अर्थ क्या होता है। तो अब बताएंगे जीव द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस, ओनली दैट। ठीक, फिर अब यहाँ पे जीवों में जनन एक्चुअली जब देखा जाता है तो 2 प्रकार का होता है। एक होगा आपका लैंगिक जनन और दूसरा होगा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब यहाँ पे आपको पहले मालूम होना चाहिए कि अब मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछता है जनन क्या है, तो आप बताएंगे जीव द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। फिर जनन कितने प्रकार को, तो जो साइंटिस्ट लोगों ने जो डिवाइड किया वो 2 प्रकार का, एक है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। ठीक, अब यहाँ पे एक्चुअली आपको पढ़ना लैंगिक जनन के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब लैंगिक जनन टोटल क्या होगा, कब आप कहेंगे किसी जीव में लैंगिक जनन हो रहा है, वो ऑलरेडी पहले से फिक्स कर दिया गया है। ठीक, कुछ स्टेप होते हैं, यदि कोई भी जीव संतान उत्पन्न कर रहा है और वह जो स्टेप हैं जो प्रीफिक्स किए गए हैं, पहले से फिक्स किए गए हैं, यदि वह मतलब कि वह स्टेप हो रहा है संतान उत्पन्न करने में, तो उसको कहेंगे वो जनन लैंगिक जनन है। यदि कोई जीव संतान उत्पन्न कर रहा है और लैंगिक जनन की स्टेप को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। क्लियर? अब लैंगिक जनन की स्टेप क्या है वो आपको मालूम चाहिए। मान लीजिए कि ये कोई एक कोशिका है और ये दूसरी कोई कोशिका है। ठीक, तो नॉर्मली लैंगिक जनन में क्या होगा, एक नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक, जिसको बोलेंगे मेल गैमिट। ठीक है, मेल गैमिट। ऐसा ही दूसरी एक कोशिका होगी जिसको बोलेंगे मादा युग्मक, मादा युग्मक, और जिसको बोलेंगे फीमेल गैमिट। ठीक, तो लैंगिक जनन में क्या होगा, एक कोशिका होगी जिसको बोला जाएगा नर युग्मक, दूसरी कोशिका होगी जिसको बोला जाएगा मादा युग्मक। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाएगा, नर युग्मक को बोला जाएगा मेल गैमिट, और जो मादा युग्मक की कोशिका होगी उसको बोलेंगे फीमेल गैमिट। क्लियर? तो नर युग्मक और मादा युग्मक की कोशिकाएं होती हैं। अब ये दोनों कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन की स्टार्टिंग से आप इसको समझने का प्रयास करिए। एक कोशिका है नर युग्मक, दूसरी कोशिका है मादा युग्मक। अब ये नर युग्मक को क्या बोलेंगे, मेल गैमिट, और मादा युग्मक को क्या बोलेंगे, फीमेल गैमिट। अब ये दोनों कोशिका जब मिल जाती हैं तो ये दोनों मिल के जो कोशिका बनाएंगी, ठीक है, मान लीजिए नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, ये दोनों मिल गए तो ये कोशिका बन गई। इस कोशिका को बोलेंगे युग्मनज। युग्मनज। ठीक, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे जाइगोट। क्लियर? अभी तक मैंने आपको बताया कि लैंगिक जनन की जो पूरा प्रोसेस होती है उसको शॉर्टकट में आप कैसे समझेंगे, कब कहेंगे कि लैंगिक जनन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नर युग्मक और मादा युग्मक 2 कोशिका, आपको मान लेना है कि 2 कोशिकाएं होती हैं, और ये दोनों जो कोशिका जब मिलती हैं तो युग्मनज बनता है। और युग्मनज को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, जाइगोट। ठीक, अब यहाँ पे जाइगोट जो होता है वो 2n होता है।
2n का अर्थ है इसमें, मान लीजिए मानव के केस में आप देख रहे हैं तो मानव की सभी कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इस स्थिति को कहेंगे 2n। लेकिन इसी का आधा होगा नर युग्मक और मादा युग्मक में, तो इसको बोलेंगे n मतलब अब 46 का आधा कितना हो जाएगा 23, 46 का आधा कितना हो जाएगा 23, तो इसको n कहेंगे। ठीक है, तो n और 2n अलग अलग जीवों में ये अलग अलग होता है। मान लीजिए कि कोई जीव है जिसके 2n यानी कि युग्मनज में गुणसूत्र 20 है या 20 है, तो उसके नर युग्मक में कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, मादा युग्मक में भी इसका आधा हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि नर युग्मक में 1 है और मादा युग्मक में 1 है, तो दोनों मिल गए, ये गुणसूत्र की बता रहे हैं, ठीक, गुणसूत्र की संख्या दोनों मिल गए तो युग्मनज बन गया, एक कोशिका बन गई जिसको युग्मनज या जाइगोट बोलेंगे। अब इसमें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमेशा नर और मादा युग्मक में जितना भी होता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम, उसका डबल किस में होगा, युग्मनज में। क्लियर है। तो मैंने लैंगिक जनन के बारे में आपको बता रहा था। लैंगिक जनन में होता क्या है, नर और मादा युग्मक 2 कोशिकाएं होती हैं, आपस में मिल जाती हैं, और जो कोशिका बनेगी उसको क्या बोलेंगे, युग्मनज या जाइगोट बोलेंगे। अब यही जाइगोट जो है बार बार इसे विभाजित होगा, कई कोशिकाओं का ऐसी गुच्छा बना लेगा, टफ सेल्स बना लेगा। ठीक है, और फिर इसको फिर भ्रूण कहेंगे या इम्ब्रियो कहेंगे। ठीक, इम्ब्रियो ही डेवलप होकर नया जीव बना लेगा। क्लियर है। तो टोटल ये था शॉर्टकट किसका, लैंगिक जनन का। अब कोई भी जीव नया जीव बना रहा है, नया संतान उत्पन्न कर रहा है, और ये सभी प्रोसेस हो, क्या हो, नर और मादा युग्मक का निर्माण हो। ठीक, और नर और मादा युग्मक दोनों आपस मिल के क्या बनाए, युग्मनज बनाए, फिर युग्मनज से भ्रूण बने, भ्रूण से नया जीव या नया संतान बने। तो इस स्टेप को, इसमें नया जीव बन रहा है लेकिन नर और मादा युग्मक बन रहा है। ठीक है। अच्छा, जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं इन दोनों, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। तो क्या बोलते हैं, निषेचन, या इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। क्लियर। तो इतना ही आपको अपने माइंड में रखना है, और इसी आधार पे और नर और लैंगिक और अलैंगिक जनन का अंतर आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जनन, ये पहला जो लेसन है, जो इकाई है, उसका नाम है जनन या रिप्रोडक्शन। ठीक, अब पहले आपको रिप्रोडक्शन जानना है। ठीक, तो रिप्रोडक्शन क्या है, कोई भी जीव होगा, चाहे पौधा होगा या जंतु होगा, जब वह अपने जैसा संतान उत्पन्न करेगा तो उसको कहा जाएगा जनन, वो जनन किया। ठीक, और जनन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। मैं अभी आपको जो ये स्टेप बताया हूँ, किसका बताया हूँ, लैंगिक जनन का या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो लैंगिक जनन में क्या होगा, नर और मादा युग्मक कोशिका होंगी, बनेंगी पहले। ठीक, और नर और मादा युग्मक की कोशिकाएं फिर मिलेंगी, जिस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब निषेचन के फलस्वरूप क्या बन रहा है, युग्मनज बन रहा है। क्या बन रहा है, युग्मनज। अच्छा, निषेचन में क्या मिलता है, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, और निषेचन के फलस्वरूप बनता क्या है, युग्मनज या जाइगोट बनता है। जाइगोट नॉर्मली कैसा होता है, 2n होता है, मतलब कि युग्मक में यदि 10 है गुणसूत्र तो युग्मनज में उसका डबल होगा, इसीलिए इसको 2n कहा जाएगा। और नर और मादा युग्मक में सिर्फ n होगा, मतलब युग्मनज में यदि 20 है गुणसूत्र तो नर और मादा युग्मक में सिर्फ उसके हाफ होंगे, यानी कि 10 होंगे। और युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से नया जीव। ये टोटल शॉर्टकट था लैंगिक जनन का। ठीक, अब अंतर कैसे लिखेंगे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होगा। तो पहले आप लिखेंगे कि लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, या कह सकते हैं युग्मकों का निर्माण होता है, गैमीट्स बनते हैं। ठीक, लेकिन जो अलैंगिक जनन होगा उसमें युग्मकों का निर्माण आवश्यक नहीं है, यानी ये आप लिख सकते हैं कि युग्मक इसमें बनते नहीं हैं। अगला फिर लिखेंगे कि इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन क्या है, नर और मादा युग्मक जब मिल जा रहा है दोनों को, उसको कहते हैं निषेचन। तो निषेचन की जो प्रक्रिया वो किस में होती है, लैंगिक जनन में, क्योंकि ये टोटल मैंने आपको क्या बताया हूँ, लैंगिक जनन। तो आप पहला अंतर लिखेंगे, नर और मादा युग्मक का निर्माण होगा लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में लिखेंगे नर और मादा युग्मक का निर्माण नहीं होगा। फिर आप लिखेंगे लैंगिक जनन में कि निषेचन की प्रक्रिया होगी, और अलैंगिक जनन में लिखेंगे निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। क्लियर। फिर यहाँ पे फिर लिख सकते हैं युग्मनज का निर्माण किस में होगा, लैंगिक जनन में, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। यही है आपका मेन अंतर लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में। क्लियर। तो फिर यहाँ पे देखिए, आप पहला जो चैप्टर, इसमें मैं आपको आज ये बताऊंगा कि एक्चुअली आपको हर चैप्टर में क्या जानना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जनन मैंने आपको बता दिया। जीवों में जनन जो है, ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, ठीक है,
ये एक्चुअली आपको डायरेक्टली इसमें दिया गया है कि जीव जनन कैसे करते हैं और जीव जनन क्यों करते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए कोई भी जीव होता है स्टूडेंट, वो मान लीजिए कि कोई छोटा पौधा है जो 6 महीने का उसका जीवन काल है, या मानव है मान लीजिए 80 साल का उसका जीवन काल है। अलग अलग जीवों का अलग अलग जीवन काल है, किसी का 2 साल, किसी का साल भर, किसी का 10 साल, किसी का अलग अलग। तो ह्यूमन मतलब कि सभी जीवों के शरीर को ये चीज़ें मतलब मालूम रहती हैं, या आप कह सकते हैं कि जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक जब उसका जीवन काल बीत जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी उसकी बॉडी की, ठीक। तो जीव क्या करता है कि अब मतलब मान लीजिए पूरी पृथ्वी पर मान लीजिए 100 मानव हैं, ठीक है। अब 100 मानव का मान लीजिए जीवन काल है, कोई मान लीजिए 2 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 100 साल का है। तो मान लीजिए और एवरेज जो लाइफ स्पैन है, या आप कह सकते हैं जो जीवन काल है, मान लीजिए 100 साल का है। तो जब सभी जितने 100 हैं, जब उनका 100 साल पूरा हो जाएगा तो उनकी डेथ हो जाएगी, तो पृथ्वी पे कोई मानव बचेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करता है कोई जीव कि अपने अस्तित्व को पृथ्वी पे बचाने के लिए अपने ऐसा संतान उत्पन्न कर लेता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद डेथ इनकी हो जाती है, तो फिर इनके संतान बचे रहते हैं। अब वो भी उनका भी डेथ होना है, तो वो भी फिर अपने जीवन काल में मृत्यु से पहले ही अपने ऐसा संतान उत्पन्न कर लेते हैं। तो यदि जनन होता रहता है तो किसी भी जीव, चाहे कोई मान लीजिए कि आम का पौधा है, या मानव है, या बकरी है, जो भी अलग अलग है, तो मृत्यु से पहले जब अपना संतान उत्पन्न कर लेंगे तो उनका अस्तित्व पृथ्वी पर बचा रहेगा। क्योंकि यदि संतान उत्पन्न करने की प्रोसेस ना हो तो धीरे धीरे जितने भी जीव हैं वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और उनके जैसा जीव कभी मतलब बचेगा नहीं, ठीक है। तो कोई भी जीव अपने अस्तित्व को पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी जीव जाति को बचाने के लिए जनन की प्रक्रिया करता है या रिप्रोडक्शन करता है। अब टोटल फिर आपको मैंने क्या बताया, पहले मैंने आपको जनन बताया, फिर बताया जनन 2 प्रकार का, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। दोनों में मैंने आपको अंतर बताया। अंतर मैंने क्या बताया कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक बनेंगे और अलैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक नहीं बनेंगे। फिर निषेचन की प्रक्रिया किसमें होगी, निषेचन की जो प्रक्रिया होगी वो आपका लैंगिक जनन में होगी और निषेचन की प्रक्रिया लैंगिक जनन में नहीं होगी। तीसरा मैंने जो आपको थर्ड डिफरेंस जो बताया वो मैंने बताया कि युग्मनज बनेगा। युग्मनज किस में बनेगा, युग्मनज जो बनेगा वो आपका बनेगा लैंगिक जनन में, और युग्मनज नहीं बनेगा किसमें, अलैंगिक जनन में। ये 3 मेन डिफरेंसेस हैं। फिर अब यहाँ पे इस चैप्टर में जीवों में जनन जो है, जो चैप्टर उसमें दिया क्या गया है, पहले आपको दिया गया कि जीव जनन क्यों करता है, तो मैंने आपको बताया कि हर जीव पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जनन करता है, ठीक। फिर अगला फिर इसमें दिया गया है कि जनन कितने प्रकार का, तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दिया। फिर अब सभी जीवों में अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन के भी कुछ प्रकार होते हैं, उसको पढ़ा जाएगा, और अलैंगिक जनन की, क्योंकि बहुत से जीव हैं, ठीक है, बहुत से जीव है, 30-40 लाखों प्रकार के जीव हैं, तो सबको अलग अलग उसकी जनन का अध्ययन करना कि लैंगिक पाया जा रहा है या लैंगिक या कैसे पाया जा रहा है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दिया गया है कि लैंगिक जनन कब कहा जाएगा, कब अलैंगिक जनन कहा जाएगा, और अलैंगिक जनन के कुछ मेथड्स हैं, उनको आपको ये जानना है कि कौन कौन से अलैंगिक जनन के मेथड्स हैं और किस जीवों में पाया जाता है, और कुछ फिगर दिया गया है। इतना आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपका खत्म है, क्योंकि इस चैप्टर का क्या नाम है, जीवों में जनन। तो कुछ जीवों में जिनका अध्ययन किया गया है उन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कुछ पौधों के बारे में, कुछ जंतुओं के बारे में एक कॉमन स्टडी दे दिया गया है कि सभी जीवों में कैसे जनन होता है, अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियाँ हैं वो आपको जानना है, और लैंगिक जनन जो मैंने अभी आपको बताया ये मुख्य मेथड था कि स्टेप कैसे होता है, अब फिर उसके प्रकार भी थोड़ा दिए गए, क्लियर। अगला जो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब यहाँ पे जो अब देखिए दूसरे लेसन के बारे में फिर मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इस लेसन का नाम है पुष्पीय पौधों में, यानी फ्लावरिंग प्लांट में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आपको ये नहीं पढ़ना है कि पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है, आपको क्या पढ़ना है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो इसमें एक्चुअली स्टूडेंट मान लीजिए कोई पौधा है और पौधे में बहुत से भाग होते हैं, जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है, ठीक है, फ्लावर होता है। तो फ्लावर को कहा जाता है वो लैंगिक जनन का भाग है, ठीक है। और जितने भी भाग होते हैं, मान लीजिए जड़ है, तना है और पत्ती है, उसको कायिक भाग कहा जाता है, ठीक है। तो पूरे पौधे को जनन के आधार पर 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक है आपका लैंगिक जनन का भाग, तो कौन सा है, पुष्प। तो फ्लावर में ही पूरी घटनाएं होती हैं लैंगिक जनन की, इसीलिए आपको इस चैप्टर में पहले आपको पढ़ना है फ्लावर का स्ट्रक्चर, क्योंकि जब फ्लावर का स्ट्रक्चर आप आसानी समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसमें फ्लावर में लैंगिक जनन की घटनाएं होती कैसी है, टोटल प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो था पहला लेसन, जीवों में जनन, सभी जीवों के बारे में कुछ जो मेथड्स हैं वो दिया गया है, ठीक। अगला जो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि कोई पौधा है जिसमें फ्लावर भी है, वो हो गया पुष्पी पौधा, और उसमें क्या पढ़ना है, लैंगिक जनन। चैप्टर का नाम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन।
तो ये इसमें पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जन की घटनाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, फ्लावर में होती हैं या पुष्प में होती हैं। तो इसीलिए आपको जानना है फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर, और फिर इसमें पढ़ा जाएगा कि फ्लावर का स्ट्रक्चर जानने के बाद कि लैंगिक जन की कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कैसे होता है टोटल, ठीक। इसमें ये आपको पढ़ना है। तीसरा है मानव जनन। अब मानव क्या है, एक लिंगी प्राणी है, नर और मादा अलग होते हैं। नर के शरीर में नर जनन तंत्र है और मादा के शरीर में मादा जनन तंत्र, जो जनन में हेल्प करता है या रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इसमें आपको पढ़ना है मानव जनन के बारे में, यानी कि मानव के शरीर में नर और मादा दो जो हैं उनमें जनन तंत्र के बारे में पूरा पढ़ना है। उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं और जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक। ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है। अगला है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य एक टॉपिक है कि मतलब कि जनन के जो भी सभी पहलू होते हैं, मान लीजिए शारीरिक रूप से कोई ह्यूमन बींग्स है, नर है या नारी है, मतलब मेल है या फीमेल है, तो शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ है या नहीं है, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से, बहुत से जनन के जितने भी पहलू होते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आता है ना कि जनन स्वास्थ्य है क्या, ठीक। तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जैसे मान लीजिए फिजिकली कहा जाता है हेल्दी है या कोई रोग नहीं है, तो ऐसे जनन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं, चाहे शारीरिक हुआ, मानसिक हुआ या सामाजिक हुआ, सभी रूप से स्वस्थ रहने को ही कहा जाता है जनन स्वास्थ्य। क्लियर है? तो आई होप ये मैंने आपको आज सिर्फ इस टोटल जो पहली इकाई थी जिसका क्या नाम था, जनन या रिप्रोडक्शन, और इसमें 4 लेसन हैं। कितने लेसन हैं? 4। और इसी के बारे में मैंने आपको एक सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। फिर मैंने आपको बताया कि टोटल 16 लेसन है और टॉपिक मेन कितने टॉपिक, सिर्फ 5, ठीक है। अब उसमें 5 टॉपिक्स में जो मेन पॉइंट्स है उसको चैप्टर बना दिया गया है, लेसन बना दिया गया है, और उस चैप्टर में भी देखेंगे अलग अलग पार्ट्स है, बहुत से डिवाइडेशन है, ठीक है। तो चैप्टर में भी टॉपिक्स हैं। तो टोटल मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि टोटल बायोलॉजी का सिलेबस है क्या 12 में, ठीक है। और एक्चुअली मैं क्लास 12 के बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कुछ बच्चे बहुत दूर से आते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स होती है आने जाने में, कभी बरसात का मौसम है, कभी कैसा मौसम है, कुछ स्टूडेंट के पास मान लीजिए पैसा है या नहीं है। तो ये टोटल वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये था कि जो स्टूडेंट मान लीजिए नहीं आना चाहते हैं और मान लीजिए मोबाइल से आराम से वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सी वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, बहुत से लोग पढ़ाते हैं, तो उस पर भी लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये बनाना इसलिए मैंने स्टार्ट किया क्योंकि बहुत से 10-10 किलोमीटर से बच्चे आते हैं साइकिल चला के, कभी सुबह आते हैं, कभी शाम को आते हैं, और उनका जो दिनचर्या बहुत ही मान लीजिए डेंजरस लगता है। बच्चे बताते हैं कि सुबह उनको विद्यालय आना पड़ता है, वो चलते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे पहले मॉर्निंग में, 9 बजे मान लीजिए उनको विद्यालय आना है तो 7:30 बजे बेचारे वो सब चलते हैं साइकिल चला के। कभी खाना उनके घर पे बना हुआ है, कभी नहीं बना हुआ, आएंगे 3 बजे तक विद्यालय पे रहते हैं। फिर कभी उनको कहीं मैथ वाले हैं तो मैथ का कोचिंग करेंगे, फिर बायो वाले हैं तो कहीं केमिस्ट्री का कोचिंग करना है, फिजिक्स का कोचिंग करना है। तो बायोलॉजी का नॉर्मली कोचिंग तो नहीं करते, लेकिन जब लास्ट मतलब पल आता है, 1-2 महीना रहता है, तब दौड़ के सब आते हैं मेरे पास। तो इसलिए मैंने सोचा कि टोटल जो भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेहनत तो मुझे लगता ही है, तो एक्चुअली यदि मैं वीडियो बना लेता हूँ तो जो भी बच्चे नहीं आ पाते हैं या जिनको भी नीड होगी वो आराम से वीडियो देख लेंगे। क्लियर? तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक्स या ऐसा वीडियो नहीं था कि मतलब कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये क्या था कि आपको पूरा सिलेबस समझाने का मतलब था कि टोटल बायोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है। क्लियर? लेसन्स जो है, लेसन्स का डिवाइडेशन कितना है, कितना लेसन है, ठीक है। तो टोटल आपने देखा कि 5 टॉपिक है, जनन, आनुवंशिकी और विकास, मानव कल्याण में जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी। अब इसी में अलग अलग लेसन है, ठीक है। मैंने आपको बताया जीवों में जनन, अगला है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन से पढ़ना है, फिर पढ़ना है मानव जनन मतलब नर और मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है, और मानव में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगला है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य मैंने आपको बताया कि जनन के सभी पहलुओं से स्वस्थ रहना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, ऐसे परिवेश का निर्माण करना कि वो पूरा समाज या जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो जनन के रूप से स्वस्थ हो। मान लीजिए ये चैप्टर रखा गया है क्योंकि मान लीजिए कि एक्चुअली आप देखते हैं कि फीमेल्स में एमसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम्स आता है, तो इसके लिए तमाम प्रकार की मान्यताएं हैं लोगों की, मतलब कि कुछ लोग इसको गलत समझते हैं या मतलब कि या गर्ल्स होती हैं तो ये नॉर्मली एबनॉर्मल इसको समझती है क्या है। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि मतलब सबको एक ऐसा विचार हो कि जनन के सभी पहलू से सब लोग परिचित हों, ठीक है, और सभी चीज़ों को जाने। मान लीजिए कि जनसंख्या वृद्धि भी बहुत हो रही है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए,
ठीक है। और मेल या फीमेल में ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं कि मान लीजिए कि कभी लोगों को मतलब शादी हो रहा है तो उसके बाद भी संतान नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनको भी समाज में लोग तमाम अलग तरीके से देखते हैं। तो ये चैप्टर इसलिए दिया गया है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या जनन के जितने भी पहलू हैं उससे ह्यूमन बींग्स को स्वस्थ या ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें मतलब नॉर्मली जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है और उसको कोई भी प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए इंटरनल प्रॉब्लम्स है, तो वो अपने माँ से बताने में या अपने घर वालों से बताने में हिचकिचा रही है, तो उसका डायग्नोसिस या दवा सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। मान लीजिए मेल या फीमेल्स हैं, बहुत से लोग हैं जिनके मान लीजिए कि शादी होने के बाद संतान नहीं उत्पन्न हो रहा है, तब वो भी मतलब समाज में उनको दूसरे नज़र से मान लीजिए यदि देखा जाता तो ये भी गलत है। तो और फिर मान लीजिए कि डायग्नोसिस एक नॉर्मल एक आइडिया कैसे होगा, तो इसलिए इस चैप्टर को रखा गया। क्लियर? तो आई होप ऑल आप सभी लोग को ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद फिर टॉपिक वाइज, लेसन के वाइज हम लोग फिर इस पर चर्चा किया जाएगा। ओके।